नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू थिंक लाइन्स न्यू एडिशन। दोस्तों, आप हमारे मेहमान को देख के आप समझ गए होंगे हम किससे बात करने वाले हैं। जनरल ध्रुव कटोच से। और जब जनरल से बात करते हैं तो नेचुरली जियो पॉलिटिक्स भी आता है और नेशनल पॉलिटिक्स भी आता है, क्योंकि सिक्योरिटी का एंगल बहुत बड़ा। 2024 के चुनाव बहुत सर पे आ गए हैं। 2-3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे और चुनाव है, इसके लिए इसका अनड्यू एडवांटेज लेने की बहुत से लोग बहुत सी कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किसान आंदोलन में क्या हो रहा है। बहुत सी बातें हो रही हैं। फंडिंग कहाँ से आता है, ये लोग क्यों खड़े हो गए हैं। साथ में मैं आपको एक चीज भी बता दूं, मैं आज बात करने वाला हूं, काफी लोगों के लिए शायद वो नया होगा। देखिए, 2 के थियरी तो हमने सुना था, मगर 3 के थियरी है अभी चल रहा है, उसकी भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि वहां भी सुरक्षा की दृष्टि से और कौमवादी तत्वों को देश को तोड़ने की जो एक मंशा है, वो मंशा को कहीं ना कहीं वी हैव टू सी टू दैट दैट दे डोंट बिकम सक्सेस। जनरल कटोच, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल के ऊपर। हम सर को प्लेटफॉर्म दे एक सीधा सा सवाल करके कि सर, ये हो क्या रहा है, ये विघटनकारी तत्व क्यों ऐसा कर रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं वो तो बराबर है, बट डू यू थिंक इज दिस द ओनली चांस दे हैव? क्योंकि चुनाव के बाद तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी कह चुके हैं, पार्लियामेंट के हाउस से कह चुके हैं, तीसरे टर्म में कठोर निर्णय होने वाले हैं। व्हाट इज हैपनिंग सर? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हिमांशु जी, धन्यवाद। और आपके चैनल आने में मुझे तो बहुत ही खुशी होती है। अ, ये जो विषय आपने खड़ा किया है ये बिल्कुल सही विषय है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी दूसरे तरीके के साथ। देखिए, भारत अभी तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। जब भी देश तरक्की के रास्ते पे जाता है तो जो भी लोग समझते हैं कि ये कंपटीशन के अंदर आ जाएगा, वो नहीं चाहते कि इस प्रकार की तरक्की देश में हो। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अभी जहां भारत की बात लेते हैं, अगर भारत एक बड़ा मेजर और विशाल भारत बन जाता है तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कई कई लोग समझते हैं, कई देश समझेंगे कि उनकी जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वो खतरे में आ जाए। इसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, चीन भी शामिल है, रूस भी शामिल है। तो साजिश यहां से शुरू हो जाती है कि देखिए भारत को नीचे किस प्रकार से कर दिया जाए। अभी ये समझना कि देखिए, हमारे तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, ये तो हम भी मानते हैं ना। अमेरिका के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है, रूस के साथ अच्छी दोस्ती है, यूरोप के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स में दोस्ती का मतलब नहीं होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट जब बीच में आ जाता है। और वो इस प्रकार की हुकूमत भारत में चाहते हैं जिनको वो जो जिनकी पॉलिसीज को वो मोड़ सके या जिनके ऊपर वो दबाव डाल सके। अब देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार आई, जब नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार आई, और पूरा 5 ये तो एनडीए अभी दूसरी बार आ रहा है पावर में, 2014 में। लेकिन उस समय पर एक फुल मेजॉरिटी मिली थी पहली बार एनडीए को, या बीजेपी को ही आप समझ लीजिए। 272 सीट प्लस मिले। इसका मतलब था कि वो कुछ कर सकते थे। अभी उन्होंने अपना एजेंडा चलाया, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, भारतीय इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, और अपने जो फॉरेन रिलेशंस है उनको मजबूत करने के लिए। और पहली बार आपने देखा होगा भारत की जो विदेश नीति है वो एक स्वतंत्रता के तौर पर चलने लगी, और जो भारत के इंटरेस्ट थे वो आगे आने लगे। अभी हम नहीं देख रहे थे कि देखिए अमेरिका क्या सोचेगा या रूस क्या सोचेगा। फर्क ये आया कि अभी हमारी नीति के मुताबिक हम ये सोच रहे थे कि भारत के लिए क्या फायदेमंद है। अभी ये चेंज जो आई ये तो साफ दिख रही थी, 2014 से शुरू हुई, 2019 में बहुत तेजी से आगे बढ़ी।
और यहां तक कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी जहां पर भी जाते हैं इस बात को दोहराते हैं कि जहां भारत अपनी, देखिए भारत को बोलते हैं आप किस किस तरफ अलाइंड हो, आप रूस की तरफ हो, अमेरिका की तरफ हो, किसकी तरफ हो? तो उनका साफ आंसर है हम किसी की तरफ नहीं है, नहीं। हम भारत की तरफ है। ये बदलाव जो है ये कई लोगों को पसंद नहीं आया, और ये 2014 से ही वो कोशिशें शुरू हुई कि किसी न किसी प्रकार से इस सरकार को हटा दिया जाए। इसका दूसरा कारण ये है कि आमतौर पर जो लीडरशिप होती है, अगर आप उनको करप्शन चार्जेस के अंदर घेर सकते हैं तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव पड़ सकता है। अभी यहाँ पर इनके इनके ये जो लोग अभी डील कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के साथ डील कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार के साथ डील कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2014 से लेके आज तक कोई भी मेजर स्कैंडल जो सेंटर में है वो सामने नहीं आया है। तो जब इस प्रकार के स्कैंडल नहीं आते हैं तो तो विदेशी ताकतें जो हैं आपके सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। और ये इनको चिढ़े चिढ़ा कि देखिए अगर हमने भारत की नीति को बदलना है और तो वो किस तरफ बदले, ये दबाव में नहीं आने वाले हैं। तो ये दो चीजें जो है ये मैं समझता हूँ ये एक फंडामेंटल है। तो इनकी कोशिश 2014 से शुरू हुई। आप याद रखिए जब ओबामा ओबामा इधर आए तब भी उन्होंने इस प्रकार के भाषण का जिक्र किया। उसके बाद जो दंगे जो एक टूल किट के मुताबिक वो चल पड़ा कि क्रिश्चियंस भारत में सेफ नहीं है। फिर टूल किट के मुताबिक चल गया कि मुस्लिम्स यहाँ पर सेफ नहीं है। फिर अभी किसानों का विरोध हुआ। फिर यू सी ये चीजें चलती रही और आपने देखा होगा ये शुरू होती थी धीमी धीमी से जून जुलाई में, और धीरे धीरे जनवरी तक बहुत तेजी पकड़ लेती थी। जनवरी इसलिए क्योंकि 26 जनवरी में पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है। ये तो ये दबाव था इनका। अभी जब इस प्रकार का बाहर की ताकतें दबाव डालती हैं, आप देखिए जो हमारे इंटरनल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो ऑपोजिशन में है उन वो तो उनका हाथ पकड़ेंगे ही। तो तभी आपने देखा होगा कि जो बाहर के लोग हैं, कई लोग हैं जो बाहर के हैं, जो भारत के हैं, जो जब भी बाहर जाते हैं इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं जो भारत के विरुद्ध है। अभी आपने देखा सुना होगा मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के टीवी चैनल में उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए इस सरकार को हटाओ। और पाकिस्तानी चैनल इतना इंटेलिजेंट था और इतना समझदार था, उन्होंने कहा भाई साहब ये तो आपका अंदरूनी मामला है, इसके बीच में हमको मत लाओ। लेकिन ये चीज समझना है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, जब वो समझता है कि उनको पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है तो वो उन विदेशी ताकतों के साथ अपना हाथ मिलाएंगे। और दोस्तों। यहां पर जो है जो टेररिज्म का जो खतरा है हाँ। वो यहां से शुरू होता है। ये मेरे ओपनिंग कमेंट से। सर ने बात कही, जो जनरल साहब ने जो बात कही, मैं आपको अभी का जोड़ दूं। न्याय यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, और हमारे विपक्ष के नेता अचानक न्याय यात्रा को मुलतवी करके हफ्ते भर के लिए इंग्लैंड चले गए। कहा जाता है वहां पर कोई लेक्चर देने वाले हैं। साल 2 साल पहले भी उन्होंने एक लेक्चर दिया था वहां पर, और जो बातें कही थी हम सबने सुनी थी। यूरोपियन देशों को बोल दिया था भारत में लोकशाही का खून हो रहा है, आप आके बचाइए। तो जनरल साहब जो कह रहे थे वो बातें सही है, मगर सर मेरा मूलतः सवाल ये है, आप सुरक्षा से जुड़े हुए रहे सालों से। माय क्वेश्चन टू यू इज, लोग बोल रहे थे कि विदेशी ताकतें हमारे सामने दो किए के नेता की नीति अपना रही है, मतलब कश्मीर, खालिस्तान। अब सर लग कुछ ऐसा रहा है, दो के नहीं 3 के की नीति चल रही है, और तीसरा के है केरला का। And army intelligence has been saying so much about that from some years, but probably, well, not much has been said, क्योंकि कश्मीर की बात करें तो 370 के हटने के बाद, 370 और 35 के हटने के बाद काफी तौर पे स्थिति नियंत्रण में लगती है। तो खालिस्तान जो मर गया था उसको फिर से
पुनर्जीवित करने की कोशिश ये किसान आंदोलन के थ्रू हो रही है। और यहां पर जो बातें आ रही है कि मालदीव्स का सहारा लेके, मालदीव्स को रेडिकलाइज करके केरला में भी आग लगाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये एक कनेक्शन मालदीव्स का भारतीय टेरर के साथ में रहा है। और वो बात पुरवार हो चुकी है, 26/11 के हमले हुए उससे पहले जो रेकी करने वाला दूसरा इंसान था वो मालदीवियन नेशनल था। तो सर आप क्या कहेंगे, इज दिस 3K दैट इज वर्किंग एंड हाउ सक्सेसफुल विल दे बी? क्योंकि ये खालिस्तान का जो हवा खड़ा कर दिया गया है, अभी तो ये लग रहा है कि किसान आंदोलन ज्यादा टिक नहीं पाएगा, एक्सपोज हो चुका है, मगर विल दे स्टॉप तीसरा के लाने में? देखिए हिमांशु जी, ये रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक मैक्रो लेवल पर कुछ चीज बताना चाहता हूं। हम्म। देखिए 2014 का जब इलेक्शन हुआ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, और जो भारतीयता, जो द इंडियननेस जिसको कहते हैं, जो भारतीय है, हाँ, वो एक तरफ से देश में लाने के लिए, और वो शुरुआत उसकी हो गई। हम्म। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन मैं समझता हूं जो भारत में हुआ है, वो 2014 का नहीं था, वो 2019 का 19 था। का। क्योंकि अगर 2019 में एनडीए हार जाती, तो जितने भी उन्होंने कोशिशें 2014 से 2019 तक की थी, वो 30 साल पीछे चले जाती और हमको आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती। अब आ रहे हैं 2024 के इलेक्शन। ये 2014 की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता हूं ये इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2019 के बराबर नहीं है। हम्म। 2019 सबसे क्रिटिकल इलेक्शन था, क्योंकि अभी सरकार को 5 साल और 5 साल 10 साल मिल गए अपनी अपनी जो स्थिति है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। अभी हालत यह है कि अगर ऑपोजिशन पार्टीज आ भी जाती हैं, तो उनको उस प्रकार का बदलाव लाना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ जीत गई और 272 प्लस ले आई, वैसे तो वो बोल रहे हैं इस बार 400 पार, लेकिन मैं तो कह रहा हूं, देखिए आपको मेजोरिटी 272 प्लस चाहिए बीजेपी के लिए। अगर वो ही आ जाए, तो ये जो 10 साल का जो प्रोग्रेस हुआ है और 15 साल तक चला जाएगा, उसके बाद कोई भी शक्ति भारत में आए उसको बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए ये इलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2019 वाला सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे अपने विचार से। अभी कोशिशें किस प्रकार से कर रहे थे, एक तो उन्होंने ये जो कोशिश ये तो चलती रह रही है, रिलीजियस डिवाइड मुस्लिम्स के साथ, और एक तो उन्होंने वो जो मुद्दा पकड़ा था वो कश्मीर का था। अभी कश्मीर में जैसे ही दो 370 हट गया है, जो भी जिस प्रकार से वो उस मुद्दे को प्रमोट करना चाहते थे वो समाप्त हो गया। देखिए मैंने बहुत बहुत इंटरव्यूज दिए हैं कई टीवी चैनल्स को, और मेरा कहना ये है, ये तो मेरे अपने विचार हैं, कि अगर 370 नहीं हटता, आप कुछ भी कर लीजिए, कश्मीर जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आ सकती। तो लोग मुझे बोलते हैं साहब वो अभी भी नहीं आई है। मैं कहा देखिए अभी की स्थिति और तब की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जो जो कैंसर जो 30 साल 35 साल का चल रहा था, आप चाहे कि पे 370 हटाने से, ये थोड़ी है कि 370 हटा दिया और सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन 370 उठाने से जो इलाज चल रहा है वो सही चल रहा है, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं इसका 370 से क्या होता था। मैंने कहा देखिए 370 से क्या हुआ कि आप अपना कानून जो है, देश का कानून जम्मू और कश्मीर में नहीं लगा सकते थे। वहां पर रणबीर कोर्ट चलता था, कोर्ट्स पॉलिटिशियंस के इशारे पे चलते थे। तो आपका जो पुलिस जो पॉलिटिशियंस का कंट्रोल पुलिस के ऊपर था, कोर्ट्स के ऊपर था, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था। इनके लिंकेजेस पाकिस्तान के साथ भी थे। अब वो सब लिंकेजेस टूट गए हैं, इसीलिए पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो रही है कश्मीर में फिर से आग शुरू करने की। और कश्मीर का मामला जहां तक मैं अपना समझता हूं वो समाप्त हो चुका है।
छुटपुट वो जो इंसिडेंट्स होते रहेंगे, लेकिन बेसिकली मामला खत्म है, एक के खत्म। रही खालिस्तान की बात, देखिए खालिस्तान को कौन प्रमोट कर रहा है? खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं कनाडा से, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से, और यूरोपियन के कुछ देश, यूके। खास करके ब्रिटेन के कुछ लोग हैं। अभी ये जो है, ये ह्यूमन राइट्स का वो जो बैकग्राउंड लेके ह्यूमन राइट्स की बात करते, वो भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। और इनको ये बड़ा कन्वीनियंट सा मुद्दा पड़ गया कि ठीक है, ऐसे लोगों को आगे छोड़ो और हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। अगर ये सख्त एक्शन लेंगे तो हम बोलेंगे देखिए ये लोगों के ह्यूमन राइट्स के ऊपर भारत दबाव डाल रहा है। लेकिन भारत तो ये जो खेल है, ये 2014 से ही हम समझ चुके थे। और इसीलिए जब जस्टिन ट्रूडो भारत में आए, एक तो G20 जब हो रहा था तब आए, एक बार पहले भी आए थे। जब पहले भी आए थे तो उनको उनको साफ बता दिया था कि आपको भारत में कोई जगह नहीं है। और अब भी G20 में आए तब भी उनको एक बड़ी क्लियर पॉलिटिकल मैसेज मिल गई, आपने जो करना है करो, लेकिन हम आपको करने नहीं देंगे। और ये मैसेज मैं समझता हूँ हमारे पॉलिटिकल अथॉरिटी के ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से, हमारे डिप्लोमेट्स की तरफ से, ये पूरी दुनिया में ये बता दिया गया है। और अगर अभी आप देखोगे, बेशक वो कोशिश करते हैं खालिस्तान का मुद्दा फिर से बढ़ाने की, पंजाब में उसका असर तकरीबन तकरीबन जीरो है। पंजाब के अपने प्रॉब्लम्स है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बड़ा मुद्दा पंजाब में नहीं है और ना तो ये बनेगा। पंजाब को मालूम है कि पहले जब इस प्रकार की इंसर्जेंसी हुई थी तो नुकसान कितना हुआ, और वो अभी इसको बढ़ना नहीं देंगे। तो ये नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये सेंटर करेगा, ये पंजाब के लोग ही इसको अपने आप दुरुस्त कर देंगे। वो उनको मालूम है कि उनका ये जो लोग हैं, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए और देश को बर्बाद करने के लिए आगे आए हैं। तीसरा के जो है, ये मैं समझता हूं ये अभी तक बहुत खतरनाक है। और इस केरला के साथ मैं कुछ और भी जोड़ देता हूं, आप इसको तमिलनाडु भी जोड़ दो, वेस्ट बंगाल भी जोड़ दो, ठीक है। बात वही है, आपने कहा था कि ये मालदीव्स की तरफ से, मालदीव्स ने कोशिश की है केरला में बढ़ाने की। मैं नहीं समझता कि मालदीव्स का हाथ इसमें है। मैं समझता हूँ ये इस्लामिक स्टेट का हाथ है, जिनके जो जिनको हाथ, वो हाथ जो है वो तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है, मालदीव्स में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। और आप देखोगे वो उस प्रकार के स्टेट्स में है, ये वो कोशिश कर रहे हैं जहां पर सेंटर की सरकार नहीं है। अभी आप यूपी में देखिए, बहुत बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन वहां तो योगी सरकार है, वहां पर उनकी दाल नहीं चलती। जो वो पकाना चाहते हैं, वो वहां पर नहीं पक रहा है। तो यूपी में नहीं हो रहा है, और यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। और बाकी स्टेट जैसे कि असम में भी जो काफी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर भी नहीं चल रहा है। क्यों? तो केरला में क्यों चल रहा है, तमिलनाडु में क्यों चल रहा है, वेस्ट बंगाल में क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां पर इनके विरुद्ध स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और यहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स आ जाती है। दर्शक कुछ मित्रों, कई एक पार्टीज सेकंड हैं सर। जैसे कि, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, ये तीन शब्द याद रखिए। साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की पकड़ पकड़ ज्यादा करके भारत में वहीं पर है जहां पर अपोजिशन रूल स्टेट्स। और ये जो सर बोल रहे हैं इस्लामिक स्टेट, आईसिस, ये जो बात हो रही है, सर प्लीज कंटिन्यू। अच्छा अभी देखिए इसमें आपने इनको जो दिस लेफ्ट इस्लामिस्ट फासिस्ट लिबरल जो भी आपने इनको कहना है, और ये सब अपने आप को लिबरल मानते हैं कि हाँ, हम लिबरल फिलोसफी हैं। तो मैंने इसको दो शब्दों में मैंने इनको डिफाइन किया है, ये लिबरल क्या है। और ये दो शब्द है, ये हैं आइडियोलॉजिकल डिक्टेटर्स। ये किसी और की आइडियोलॉजी को मानने के तैयार नहीं है, सिर्फ उनकी, अगर आप उनकी आइडियोलॉजी के साथ चलोगे तो तो आप लिबरल हैं। और अगर आप अपनी बात करेंगे तो वो बोलते हैं यार देखो, ये तो बड़ा रेडिकलाइज्ड है, ये तो सब गालियां उसके ऊपर देंगे। लेकिन वो दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस समय पर जो देश के जो जिसको हम राइट विंग कहते हैं, राइट विंग की एक बहुत खूबसूरत बात है, वो लेफ्ट विंग को भी सुनता है, सेंटर को भी सुनता है, राइट विंग को भी सुनता है, और बातें एक सबकी दूसरे। सुनता है।
लेकिन लेफ्ट विंग जो है वो अपनी बात के अलावा किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो लोग हैं ये सपोर्ट करते हैं इस प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटीज को, या कम से कम उनको सपोर्ट या प्रोटेक्शन देते हैं। अभी केरला में क्या हुआ है कि वहां पर तो एक तो एजुकेशन स्टैंडर्ड थोड़ा बाकियों से थोड़ा ऊंचा ऊपर है। है। दूसरा, कई लोग, कई कई हजारों की तादादों में, लाखों की तादादों में वहां के लोग जो है वो वेस्ट एशिया में गए हैं काम करने के लिए, और कई वहां से वापस जब आए तो रेडिकलाइज होके आए। तो जड़ें वहां से शुरू हुई हैं, और जो सरकार है थोड़ा सा कंट्रोल रखती है केरला की सरकार, लेकिन जिस प्रकार से उनको कंट्रोल करना चाहिए, वो उनको नहीं। अपनी वोट बैंक का बहुत डर है और वो नहीं कर रहे हैं। हम्म। अभी कई जो पाकिस्तान की तरफ से ये प्रॉब्लम, ये इस प्रकार की हरकतें चलती रहेंगी। स्लीपर सेल्स कई बने हुए हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, कई जगहों में है ये स्लीपर सेल्स। तो लोग बोलते हैं आप स्लीपर सेल को पकड़ते क्यों नहीं हो? तो मैं कहता हूं भैया, क्योंकि वो स्लीपर सेल है ना, हमको तभी पता लगेगा वो स्लीपर है जब वो उठ जाएगा। जब तक वो चुपचाप बैठा है तो वो वही दुकानदार होगा, वही पंचर वाला होगा, ठीक है, वही होटल में वेटर होगा। आप कैसे बोल सकते हो कि ये सब रेडिकलाइज हो चुका है? हमको नहीं मालूम है ना। लेकिन जब वो अपना काम छोड़ के उसको इशारा मिलता है कि ठीक है अभी आप आगे आइए, तब जाके हमको मालूम पड़ेगा। और कुछ स्टेट, जैसे मैंने जब यूपी और असम की बात की, उनके दिल में पहले से डर बैठा दिया गया है कि अगर आप पकड़ेंगे तो आपके विरुद्ध जो एक्शन होगा वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा। तगड़ा। तो कई लोग जो उसमें घुस गए हैं वो वहां से निकल गए हैं। वो बोलते हैं भाई साहब हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे, आप हमको क्या दोगे? आप 2,000, 5,000, 10,000 रुपये देंगे, हमारी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो वो रिस्क नहीं लेने चाहते हैं। लेकिन कई जहां पर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स अभी तक भी चल रही है, ये चलता रहेगा। और ये मैं समझता हूं अंदरूनी खतरा जो है हम्म। ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। अभी इसमें मीडिया के लोग भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, दुकानदार भी हैं, कई कई इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो जिस प्रकार के लोग लेफ्ट विंग के साथ जुड़े हुए हैं वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। आप देखोगे कि जब भी कोई छोटा मोटा केस भी हो जाता है, एकदम 10-15 वकील वहां पर आ जाते हैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर आप सोचेंगे ये गरीब आदमी है, इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया एक वकील करने में? क्योंकि मैं अभी थोड़ा जमीन का प्रॉब्लम है, मैं वकील मुझे करना पड़ता है। देखिए मुझे बहुत मुश्किल होती है, हाँ। बहुत मुश्किल होती है। और क्योंकि और हमारा केस कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत सिंपल सा केस है, वहां पर भी इतना पैसा खर्च हो जाता है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनमें अगर आपने पैसा खर्च करना है तो वो लाखों में चला जाएगा, हो सकता है कई बार करोड़ों में चला जाएगा। वो पैसा कहां से आता है इनके पास? तो ये जो इकोसिस्टम जो उन्होंने बनाई है, ये इकोसिस्टम अभी तक टूटी नहीं है। जो लेफ्ट विंग सेंट्रिस्ट इस्लामिस्ट, ये मेरे वर्ड्स हैं, इस्लामिस्ट को मुस्लिम के साथ ना जोड़िए। इस्लामिस्ट वो है जो रेडिकलाइज्ड होके अपनी रेडिकल आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं। हम्म। और ये 95% ऑफ मुस्लिम, 98 99% ऑफ भारतीय के मुस्लिम जो है वो उससे बाहर है। लेकिन ये जो छोटी सी भी कम्युनिटी है इस्लामिस्ट की, ये देश को बहुत खतरा डाल सकती है। ये इस प्रकार की कम्युनिटी पाकिस्तान में भी है, और देखिए पाकिस्तान के कैसे उन्होंने घुटनों पे डाल दिया। लोग कहते हैं कि देखिए इलेक्शन इलेक्शन तो ये जीत ही सकते हैं तो उनके पास पावर नहीं है। मैं कहता हूं देखिए इलेक्शन अलग सी अलग बात है, इलेक्शन में तो इंडिविजुअल अपना वोट डाल देता है। लेकिन जब रोज रोज की उसने जिंदगी काटनी है तो उसको डर है जिसके पास उस आदमी उन आदमियों से जिनके पास बंदूकें हैं। तो ये डर के जो जो डर पैदा करते हैं उसके मुताबिक ये अपने पब्लिक को भी कंट्रोल पे रख रहे हैं। हम्म। और जब तक वो डर उन पब्लिक के दिल से नहीं हट जाएगा, इनका जो कंट्रोल है कुछ हद तक वो रहेगा। तो सर ये तो K3, तीसरा वाला के खत्म करने का यस, क्या तरीका सर? टाइम बहुत नहीं बचा है, मगर दैट्स व्हाई आई वांट द सॉल्यूशन इन दिस एपिसोड। क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए केरला में, मैं तीनों स्टेट को लेता हूं, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। सबसे पहले लोगों को जागृत करना मैं समझता हूं बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो असली पावर है वो जनता में है। हम्म।
यही तो है डेमोक्रेसी की जो खूबसूरती, जिसको हम कहते हैं कि पावर जो है जनता के ऊपर है। और एक बार जनता अपने पॉलिटिशियंस को बोलेगी देखिए भाई साहब, बाकी सब ठीक ठाक है, लेकिन इस रास्ते पे आप ना जाइए, और अगर आप फिर भी जिद करोगे तो हम मजबूरी होकर हमको दूसरी पार्टी लाना पड़ेगी। पॉलिटिकल थ्रेट, जो जनता का जो प्रेशर है, वो पॉलिटिक्स के ऊपर असर करता है। और जब तक आप उस प्रकार की बात न करें, अभी देखिए केरला में आप कहते हैं कि सेंट्रल रूल लाओ, वो तो होने वाला नहीं है। आप कहाँ कहाँ सेंट्रल रूल लाओगे? नहीं नहीं, वो तो दैट बेसिकली इज नॉट अ प्रेशर वे जो आउट। है, हाँ, दैट्स नॉट द वे आउट। बेसिकली इट इज अवेयरनेस ऑफ सिटीजन्स, यस। और सिटीजन्स को एजुकेट करना, ये जैसे आप लोग कर रहे हो, मैं समझता हूँ ये एक बहुत जरूरी काम है। ये मीडिया का, इन्फ्लुएंसर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, थिंक टैंक्स का ये काम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किसी पार्टी की तरफ से जाओ। मेरा स्टेटमेंट, जो जो भी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं है, ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट है। मैं तो सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूं कि इस प्रकार की बातें होती हैं, इस प्रकार का सपोर्ट मिलता है। और एक बार जब विदेशी ताकतें भी लग जाती है, तो उनको भारत के अंदर वो पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है जो रूलिंग पार्टी के एंटाई हैं। अगेंस्ट। उनको सत्ता चाहिए तो वो तो फिर उनके साथ मिल जाते हैं। तो ये इसलिए ये बहुत डेंजरस सा सिचुएशन बन जाता है। लेकिन अगर सरकार मजबूत है तो वो बोलती है ठीक है, आप अपना जो करना है कर लो, हम अपनी बात पे अड़े रहेंगे। और देखिए भारत क्योंकि अपनी बात पर अड़ रही है, पूरी दुनिया अभी भारत के साथ होना शुरू हो गई। अभी वेस्ट वेस्ट को भी कुछ दिन पहले ही कुछ अभी ये रायसीना डायलॉग हुआ हाँ, था, कई राइसिना विदेशी लोग डायलॉग्स। वहां पर आए, और उनके साथ हमारी भी मुलाकात हुई इंडिया फाउंडेशन में। और उस मुलाकात की तो साफ वो सब भारत के साथ जो है वो कोऑपरेशन करना चाहते हैं, तालमेल रखना चाहते हैं, और अपनी दोस्ती और बढ़ाना चाहते हैं। उनको मालूम है कि भारत तरक्की के रास्ते पे है। तो ये जवाब तो चला गया है। लेकिन क्योंकि जवाब चला गया है, इसका मतलब नहीं कि वो जो बाकी लोग हैं वो अपनी कोशिश से नहीं करेंगे, वो तो करेंगे ही। तो पब्लिक, मैं समझता हूं अगर ये प्रॉब्लम हल करना है, पब्लिक को जागृति देनी है। और एक बार पब्लिक अगर आ जाए, फर्क अभी आप देखिए केरला में देखिए, अगर इलेक्शंस होते हैं और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों हार गए, नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे, वो बहुत केयरफुल होंगे कि देखिए अगर हमको पब्लिक सपोर्ट चाहिए तो हमको क्या करना है। हम्म। और अगर टेररिज्म का साथ देंगे तो मुझे पूरा यकीन है वो पब्लिक उनके साथ नहीं आएगी। फिलहाल तो उनके पास मेजोरिटीज है वहां पर, या तो लेफ्ट, या तो कम्युनिस्ट है, या तो कांग्रेस है, दो पार्टीज है जो मजबूत पार्टीज है। लेकिन एक बार जब इसमें बदलाव आ गया, और दोनों की जहां तक पॉलिटिकल नीति है वो तो एक ही जैसी है, वोट बैंक पॉलिटिक्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर तीसरा पावर आ गया बीच में, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और एक बार वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो गई, तब जाके जो आपका असली मुद्दा है वो आप आगे कर सकोगे, और इस प्रकार की जो विदेशी ताकतें हैं वो अपना जोर नहीं लगा सकेंगी। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा जनरल साहब ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और आप मान के चलिए कि भारत के बहुधा प्रॉब्लम्स ये K3 की वजह से हो रहे हैं। अभी जाते जाते, वक्त नहीं बचा है, मगर जनरल साहब से एक छोटा सा सवाल मैं पूछ लूंगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल लगेगा शायद उनको, बट अपने तरीके से उसका जवाब दें। सर, व्हाट डू यू फोरसी आफ्टर 2024? 2024 में आप कौन सी सरकार आता देखते हैं, और उसके बाद आप क्या देखते हैं सर? ब्रीफली, बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम। वेरी वेरी क्विकली आई टेल यू, हाँ। बाय 2024 भारत जो है वो अपने पुराने रूट्स पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर लेगा। हम्म। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है इस बात को समझती हैं वो जीतेंगी, और जो इसको नहीं समझती है उनको पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगा। ये बड़ी, इसमें आप यकीन करिए, क्योंकि जिस प्रकार के लोगों के साथ मैं मिलता हूं, वो बहुत छोटे आदमी, जो छोटे छोटे काम करते हैं वो भी है, और जो सबसे ऊपर 10 जो पोस्ट पर है डिसीजन उनसे मेकिंग भी मैं बॉडी। बात करता हूँ। अक्रॉस फ्रॉम द पोरेस्ट टू द रिचेस्ट, I have spoken to all of them, and you will be surprised
the amount of, when you call that the Indianness which is there from everybody, it doesn't matter whether you have money or you don't have money. Even if you have money, they are very conscious of their heritage. कि हमने अपनी हेरिटेज के ऊपर वापस जाना है और इसको हम कायम रखेंगे। ये अमीरों की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से, शॉपकीपर्स वगैरह सब की तरफ से, और जो काम मजदूर लोग हैं उनकी तरफ से ये आवाज आ रही है। जो पॉलिटिकल पार्टी इस बात को समझ लेगी वो जीतेगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बहुत स्पष्ट है, बीजेपी नहीं जीती क्योंकि उन्होंने लोगों को अपनी तरफ ले लिया है। बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि उन्होंने लोगों की पसंद समझ ली और उसकी तरफ वो चले। ये लेसन है सभी पॉलिटिकल पार्टीज का। आप जनता की आवाज सुनिए। बीजेपी जीती क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज सुनी, उन्होंने अपने वो प्रोग्राम चलाए जो जनता चाहती थी। ये नहीं कि उन्होंने प्रोग्राम चलाए और फिर जनता को अच्छे लगे। आप रिवर्स मत करिए। सही है, जनता ने जो बोला, जनता के दिल में जो था वो उन्होंने पकड़ लिया और उसको आगे बढ़ाया। तो दर्शक मित्रों, आपने स्पष्ट शब्दों में सुना जनरल साहब ने क्या कह दिया। प्रोग्राम में वक्त तो नहीं बचा है, तो मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि बहुत थोड़े वक्त में अगले हफ्ते से हम लोग लाइव जाना शुरू कर देंगे और आपके सवाल जवाब, आपके कमेंट्स भी हम लोग ले पाएंगे और लाइव प्रोग्राम नेचुरली थोड़े बड़े हो सकते हैं। तो आपको मेरी एक ही प्रार्थना है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और जाते जाते मैं जनरल साहब का बहुत बहुत नमस्कार, आदर सर, प्रणाम सर। और आप आए फिर से, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर से भी जब भी जियो पॉलिटिक्स की बात आएगी, भारत के धरोहर की बात आएगी और भारत के ऊपर होते हुए खतरों की बात आएगी सर, हम आपसे फिर बात करना चाहेंगे, बिकॉज आवर पीपल लाइक टू लिसन टू यू। धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद मित्रों, आपको भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।